नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, क्या सही में भूत प्रेत होता है? कभी हम देख पाएंगे भूत प्रेत को अगर हम देखना चाहें? नहीं ना। कई लोगों का मत है कि भूत प्रेत तो बस होता ही नहीं है। भूत प्रेत एक मन गढ़ंत बात है। ऐसा ही सोचना था चंद्रशेखर। पूरा नाम चंद्रशेखर, लेकिन लोग बाग उनको चंद्र के नाम से पुकारते थे। जुआ थे। शादी 2 महीने के बाद में होने वाली थी। खुद फैक्ट्री में काम करते थे, किराए के घर में रहते थे। और जहाँ रहते थे जिस शहर में, वहाँ से लगभग 4 घंटे की दूरी पर उनका अपना गांव था, जहाँ पर उनका पूरा परिवार रहता था। लेकिन जिस घर में वो जा रहे थे, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक ऐसे घर में जाऊंगा जहाँ पर भूत प्रेत होते हैं। कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। तो चलिए शुरू से इस कहानी को शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चंद्रशेखर यानी चंद्र एक भूतहा घर में क्यों जा रहे थे। भूतहा घर में तो कोई जाने का मतलब ही नहीं हो सकता है। लोग बाग भूत प्रेत का नाम सुनकर के डर जाते हैं। आइए, जो चंद्र थे एक भूतहा घर में रहने जा रहे थे, क्या कहानी थी भाई? चंद्रशेखर एक जुआ व्यक्ति थे। लगभग 2 महीने के बाद में उनकी शादी होने वाली थी, जो मैंने पहले बता दिया था। एक नए घर के तलाश में थे। कुछ पैसा कौड़ी उन्होंने जमा किया था और उनको मानना था कि मैं तो जब तक इस शहर में हूँ किराए पर रहता हूँ, लेकिन अब शादी अब मेरी होने वाली है, तो अब मैं भला किराए पर क्यों रहूँगा। जो भी मेरे पास में है, जितना बजट है, अब मैं एक सस्ता सा घर खरीद लूँगा ताकि हमारी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी ना कर सके। किराए के घर का महत्व समझते थे कि वो अकेले घर में तो रह नहीं पाएंगे, आस पास में पड़ोसी रहेंगे। और वो नहीं चाहते थे कि हम शादीशुदा अब हमारे प्राइवेसी में कोई दखल दे। और इसलिए उन्होंने मन बना रखा था कि नहीं, अब तो अपना घर खरीदेंगे, चाहे कितना भी कम बजट का हो, कैसा भी हो, घर अपना होना चाहिए। और तब से वो घर ढूंढने लगे। लेकिन जो उन्होंने सपने देखे थे ना, अब लग रहा था कि उनका सपना टूट जाएगा। जितना उनका बजट था ना, उस बजट में कोई भी घर मिलकर राजी नहीं था। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, लेकिन आखिरकार हार मान चुके थे। जिस कॉलोनी में थे ना, दोपहर का टाइम था, गर्मी का टाइम था। पसीने पसीने से नहा चुके थे। गर्मी के मारे प्यास भी लग रही थी। तब वो मेन रोड पर आ जाते हैं। उनके पास में बाइक थी। बाइक रोकते हैं। अब बाइक रोकने के बाद पास में एक ऐसे ही छोटा मोटा चाय नाश्ते का दुकान थी, वहाँ चले जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं और कोल्ड ड्रिंक खोल करके अपना प्यास बुझाने लगते हैं। उसी टाइम वहाँ पर एक बाइक आकर रुकती है। एक नौजवान वहाँ भी आता है, कोल्ड ड्रिंक मांगता है और फिर पास के कुर्सी पर बैठ जाता है। और इधर जो चंद्र जी थे ना, बड़े टेंशन में थे। आखिरकार अपना टेंशन दूर करने के लिए जो कैंटीन वाला व्यक्ति था, और उससे पूछने लगे कि भैया, आपकी नज़र में कोई सस्ता मकान बिकाऊ है? इस कॉलोनी में हो चाहे अगली कॉलोनी में हो, क्योंकि आप तो अब मेन जगह पर बैठे हो, लोग बाग चर्चा करते होंगे। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई मकान है तो भैया मुझे बता दीजिए ना। मैं अपने लिए एक मकान ढूंढ रहा हूँ, कम बजट का होना चाहिए। मैंने तो मकान बहुत देखा, लेकिन उतना बजट मेरे पास में नहीं है। अपना बजट बताते हैं चाय वाले को, नाश्ते वाले को कि भैया मेरी इतनी बजट है। चाय वाला कहता है कि हाँ भैया, एक मकान तो था, लेकिन आपने देरी कर दिया। शायद अभी बिका है कि नहीं बिका है, क्योंकि उसमें ग्राहक लगे हुए थे। आप ऐसा करना कि 2 दिन के बाद में मेरे पास में आओ। अब मैं उस मकान के बारे में पूरा जानकारी लेता हूँ। अगर और भी कोई मकान होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर दिलाऊंगा, लेकिन भैया मेरे मेहनत का पैसा ज़रूर देना। यह कि मैं अपना काम धंधा छोड़ करके इस काम में लगूंगा। चंद्र जी कहने लगे, भैया आप इसकी टेंशन मत लो, हमारी बजट में कोई मकान दिलवा दो, और देखो मैं आपको जो भी होगा मैं खुशी खुशी आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करो। दूसरा मोटरसाइकिल वाला नौजवान, जो वो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, धीरे से चंद्र को अब
बुलाता है कि भैया इधर आना। चंद्र समझते हैं कि मुझे जानता नहीं ना पहचानता है, मेरे लिए तो अजनबी है, मैं उसके लिए अजनबी हूँ, ये मुझे क्यों बुला रहा है, मैं तो चाय वाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन वो बार बार इशारा करने लगा कि इधर आओ भाई, इधर आओ। तब चंद्र जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हें मकान चाहिए। चंद्र कहते हाँ, क्या आपकी नज़र में कोई मकान है? तब कहने लगा कि हाँ है ना, मेरे पास में मकान एक, तुम्हारी बजट में है। मैंने तुम्हारा सब कुछ बात सुन लिया है जो चाय वाले को बता रहे थे, मैं तुम्हें मकान दिलवा सकता हूँ। चंद्र बड़ा खुश हो गए। कहाँ पर है, कैसा है, कितना बजट है? वो नौजवान मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि यहीं पर सारी बात कर लोगे? अरे पहले मकान तो देख लो, अगर समझ में आता है तब इसके बारे में बात करेंगे। आओ मेरे साथ में, मैं अपने बाइक लेके आगे आगे चलता हूँ, मेरे पीछे अपनी बाइक लगा दो। अब मैं चल के तुम्हें मकान दिखा देता हूँ, अगर समझ में आता है तब फिर हम सौदे के, अब जिसका मकान है उससे बात कर लेंगे। लेकिन भैया, चंद्रशेखर कहते हैं कि भैया आप डीलर हो? नौजवान हंसता है। कहता है कि डीलर तो नहीं हूँ, लेकिन डीलर डीलर ही समझ लो। कोई भी इंसान मेहनत करेगा तो कुछ आमदनी के लिए, कुछ पाने के लिए, ऐसा ही समझ लो। ये मकान मेरी नज़र में थी तो मैंने आपको बता दिया, अगर इच्छा है तो अभी चलो मेरे साथ में, मैं अभी दिखा देता हूँ। चंद्र जी बड़ा खुश हो गए और फिर बाइक लेके उस नौजवान के पीछे पीछे चल पड़े। पहली कॉलोनी जिसमें वो काफ़ी घूम चुके थे, अब उनको समझ में नहीं आया, बजट ज़्यादा था। फिर दूसरी कॉलोनी और वो तीसरी कॉलोनी में जाकर के पहुंचा। फिर एक जगह पर जाके अपने बाइक रोकता है। चंद्र जी कहते हैं कि भैया कौन सा मकान है? तब कहता है कि देखो, उंगली तो दिखाना मत मकान के साइड में, हम इधर खड़े हैं, किसी को ना लगे कि हम उस मकान को देखने के लिए आए हैं। चंद्र जी मन ही मन सोचने लगे कि भाई कैसा डीलर है, ये कैसा डील कर रहा है, क्या मतलब है? तब कहने लगे वो मकान तो दिखा दो। तब वो नौजवान कहता है कि सामने देखो, वो मकान तुम्हें दिख रहा है। मकान जब देखते हैं ना चंद्र जी, एकदम साफ सुथरा मकान, और बड़ा सा मकान भी था देखने में, मतलब महंगा बजट का था। ये उनके बस की बात नहीं है। चंद्र बाहर से मकान देखकर तो अब खुश हो गए थे। अब उनको लगने लगा कि जितना बजट है ये मकान तो मिलने से रहा, ये तो बहुत ही महंगा होगा। इस तरह का मकान मैं एक आध देख चुका हूँ पिछली कॉलोनी में, तो ये मकान मेरे बजट में कैसे आ सकता है? क्या ये नौजवान मेरे साथ में कोई धोखा करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। तब चंद्र पूछते हैं उस नौजवान से कि भैया ये मकान तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और ये महंगा होगा, ये हमारी बजट में कैसे आएगा? नौजवान कहने लगा कि ये तुम्हारे बजट में ही है, उससे भी कम, जितना तुम्हारे पास बजट तुमने बताया ना, उससे भी कम। लेकिन ज़रा गौर से देखो, आप मकान को अच्छी तरह से देख लो, और बिना उंगली के इशारा किए आसपास में कोई अब ये ना समझे कि हम इस मकान को देखने के लिए आए। चंद्र कहने लगे भैया क्या ये कुछ ऐसा किस्म का मकान है क्या? क्या मतलब ये मकान बिकाऊ भी है? आप कह रहे हो कि मकान की तरफ उंगली करके बात मत करना, मतलब क्या है, इशारा क्या है आपका, क्या बताना चाहते हो? तब नौजवान कहता है ये मकान तुम्हें पसंद है? बोला चंद्र कि हाँ मकान तो पसंद है, इसका मालिक कौन है? तब वो नौजवान कहता है कि चलो मैं तुम्हें मालिक से मिलवा देता हूँ। आखिरकार वहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और उस कॉलोनी से फिर वापस हो जाते हैं। फिर उसी जगह पर चाय की दुकान पार करते हुए मेन रोड पर आ जाते हैं। अब आगे कुछ फैक्ट्री एरिया शुरू हो जाता है। वहाँ पहुँचते हैं, एक फैक्ट्री में जाकर के उनकी बाइक रुकती है गेट पर। फिर चौकीदार से नौजवान किसी को बुलाने के लिए बोलता है। कुछ ही देर के बाद में अब एक मजदूर जैसा दिखने वाला व्यक्ति, जो कोई काला पीला अब कपड़े में जैसे काम करते हुए लगा हुआ है, उसी हालत में आ जाता है और नौजवान अकेले में ले जा कर के उससे बातचीत करता है। तब चंद्र को बुलाया जाता है। चंद्र बड़ा अब एक तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि ये घर इस मजदूर का कैसे हो सकता है। तब ना चाहते हुए भी उसके पास जाते हैं। वो नौजवान बताता है कि देखो इनका रिश्तेदार का मकान है ये जो आप देख रहे हो सज्जन को,
वो मकान इनका रिश्तेदार का है। जो कुछ बात करनी है इनसे बात हमें करनी पड़ेगी। हाँ, तब बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन वो जो व्यक्ति था ना, सीधा कहता है कि आपने अब पूरी कहानी बता दी उस घर के बारे में। चंदर थोड़ा चौंक जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ बताया नहीं गया है। अब नौजवान की तरफ देखने लगते हैं। नौजवान कहता है कि आप शांत रहो, मैं सब कुछ बात कर लेता हूँ। जो भी तुम्हारे मन में कोई खटका है सब कुछ मैं दूर कर दूंगा। और वो मजदूर भी वही था, चंदर भी वही, और वो नौजवान भी वही था। तीनों लोग इकट्ठा होकर के बातचीत करने लगे। तब वो मजदूर कहता है कि आपने जो भी बात है ना, अब इनके सामने रख दो। तब नौजवान कहता है कि चंदर से कि आप एक चीज़ बताओ, कभी आपने भूत प्रेत का सामना किया है? चंदर बिल्कुल भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे, ना कभी देखे थे, ना इन शक्तियों पर विश्वास करते थे। कहने लगा, नहीं भाई, मैंने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, और जहाँ मानने की बात है मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ। तब नौजवान कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। चंद्र कहने लगे, माजरा क्या है बात भाई? क्या वो घर अब भूतिया है क्या? चंद्र को जो मन में खटका लग रहा था, अब वो सवाल पूछ दिए। नौजवान हंस के कहता है कि हाँ भाई, लोगों की नज़र में वो भूतिया घर है, लेकिन मेरी नज़र में कुछ और है वो। तब नौजवान अब एक तरह से चंद्र का हाथ पकड़ता है और थोड़ा उस मजदूर से दूर ले जाता है, और फिर एक कहानी बताने लगता है। कहता है कि देखो, ये जो घर है ना, तुम्हारे बजट से भी आधा बजट में आ सकता है। आप फिर यूं समझ लो, ये घर तुम्हें मुफ्त में मिल सकता है। लेकिन एक काम है, तुम आत्मा को अब विश्वास तो करते नहीं हो। चंद्र कहने लगे, भाई मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? लेकिन ये मुझे लफड़े वाला घर लग रहा है, मैं इस घर को अब लूँगा नहीं, चाहे कितना भी कम कीमत हो। मुझे लग रहा है जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो ना, वहाँ पर तुमने उंगली उठाने नहीं दिया, और यहाँ पर तुम मुझे अकेले में बात कर रहे हो। उस मजदूर को भी तो साथ में ले लेती जिसका रिश्तेदार का घर है। तब वो नौजवान कहने लगे, नहीं नहीं, उसके सामने ये सब बातें हम कर नहीं पाएंगे, तभी मैं तुम्हें अकेले लिया हूँ। अगर वो तुम घर ले लेते हो ना, तो समझ लो कि बहुत सारा समस्या तुम्हारा भी हल हो सकता है और मेरा भी हल हो सकता है। तुम भूत प्रेत पर यकीन तो करते नहीं हो। चंद्र कहने लगे, नहीं भाई, मैं कितनी बार बताऊं, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, तो यकीन भी नहीं करता हूँ। तब नौजवान कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़र में भूत प्रेत आत्मा हैं। तुमने जो सही दिमाग लगाया है, वो घर वाकई में एक भूतिया है। उस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था, बहुत साल पहले की बात है। अब एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक जवान लड़की थी, उसके माँ बाप थे, और लड़की की शादी करने की तैयारी हो रही थी। परिवार बड़ा खुशहाल था। उसके पिता ऐसे नहीं थे, गरीब नहीं थे, धनी व्यक्ति थे एक तरह से। जो भी था, जितना उनके पास में था उसमें खुश थे। वो अपनी जो बेटियां थी उसकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, और उसके लिए बहुत सारा जेवर वगैरह, अब सोने का चांदी का सब खरीद कर रखे थे। इकलौती बेटी थी और चाहते थे कि मेरी बेटी का धूमधाम से शादी हो, लेकिन ये ईश्वर को मंजूर नहीं था। कुछ हादसा होता है, और वो जो पति पत्नी और बेटी होती हैं किसी सफ़र पर जा रहे होते हैं, वहाँ एक हादसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और तीनों के तीनों लोग मारे जाते हैं। उस हादसे में कोई भी जिंदा बचता नहीं है। लोग बाग पड़ोसी तक पता नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे अब जानकारी मिलती है रिश्तेदारों को, और फिर इसके बाद में आस पड़ोस के लोगों को पता लगता है। सबके मन में अब एक तरह से दुख के बादल छा जाते हैं कि अरे, ये तो बड़ा सभ्य परिवार था, कुछ ही दिन में बिटिया की शादी होने वाली थी, बड़े धूमधाम से करना चाहते थे। अब एक तरह से सब लोग बड़ा दुखी हो गए थे, लेकिन होनी जो होती है उसको कोई टालता नहीं है, ना कोई टाल सकता है। अब उनकी मौत ऐसी लिखी थी तो ऐसी ही हो गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद जो भी उनके रिश्तेदार थे, अब वो मकान, जिनके अब रिश्तेदार थे नज़दीकी, अब उनको मकान कब्जे में आया। वो मकान, वो तो गांव में रहते थे, वो मकान आसपास के लोगों को बेच दिया सस्ते दामों पर। वो क्या करते,
और उस घर में वो लोग रहना भी नहीं चाहते थे, वो दूर गांव में अपना रहते थे। जिसने भी मकान लिया वो भी अपने काम के लिए नहीं लिया। अब वो सोचा कि मैं किराएदार बसा दूं, किराएदार रहेंगे, 2 पैसा मुझे आमदनी हो जाएगी। किराएदार उसने रख दिया। कुछ दिन तक सही चलता रहा और आखिरकार एक रात को जो देखते हैं उनका किराएदार, वो भी पारिवारिक व्यक्ति थे, तो जो पुरुष था अब उसकी नींद खुल जाती है। किचन में कुछ हलचल होती है। किचन में जब हलचल होती है तो उनको लगा कि भाई आधी रात है, किचन में कौन गया है। अपने परिवार में देखते हैं तो सब सो रहे हैं, तो आखिर कौन हो सकता है, चोर उचक्का या फिर कोई और। जब जाते हैं ना तो देखते हैं एक खूबसूरत लड़की, जिनको कभी उन्होंने उस घर में देखा नहीं, ना उनके परिवार के कोई सदस्य थी। वो किचन में कुछ काम कर रही थी। अब एक तरह से जो किराएदार थे उस लड़की को देख करके भयभीत हो जाते हैं, अपने पत्नी को आवाज़ देते हैं, और जब तक पत्नी आती है वो लड़की गायब हो जाती है। अब इसके बाद वो लोग उस घर में रुकते नहीं हैं। लेकिन दूसरा किराएदार आता है, जो मकान मालिक खरीद रखा है उसको विश्वास नहीं होता, वो भी भूत प्रेत को नहीं मानता। दूसरा किराएदार आता है और उसके बाद ऐसे ही कुछ हालात होता है। अब इसके बाद जितना किराएदार उस घर में रखा गया, सबके साथ कुछ न कुछ हुआ। और वो खास करके वही लड़की किचन के अंदर में, या फिर कभी बाथरूम की तरफ, या फिर सीढ़ियों से चलते हुए छत पर जाती थी। और जो भी उस टाइम जगते थे, देखते थे उस लड़की को, सब डर जाते थे। चंदर काफी देर से उसकी बात सुन रहे थे। अब कह रहे कि तब आप जानते हो इस घर में कि वो लड़की की आत्मा रहती है, तो मुझे घर ये क्यों दिलवा रहे हो। नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा कि इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। उस घर में वो लोग जो लौट के नहीं आए थे, अपने बिटिया के लिए सोने चांदी का जेवर सब कुछ अब बना रखा था, और वो जेवर किसी को मिला नहीं। ना तो उनको रिश्तेदार को मिला, बाकी सारे सामान तो मिल चुका था, लेकिन वो जेवर किसी को नहीं मिला। वो जेवर आज भी उस घर में है। कहाँ है वो प्रेतात्मा लड़की ही जानती है। चंदर उस नौजवान का मुंह देखने लगते हैं, और एक सिहरन भी उनके बदन में आती है जब वो बोलता है कि हाँ प्रेतात्मा होते हैं। और चंदर तो कभी प्रेतात्मा को आमना सामना भी नहीं किए थे, ना जानते थे। लेकिन जब वो नौजवान कहता है कि हाँ प्रेतात्मा होती है, उस घर में प्रेतात्मा है, तो चंदर जी का मन भी थोड़ा डरने लगा था। और कहने लगे नहीं भाई, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। अगर आप मुझे मुफ्त में भी दोगे ना, तब मैं ये घर नहीं लूँगा। नौजवान हंसता है और कहता है तुम उस सोने चांदी का जेवर को भूल गए हो। अरे वो आज का नहीं, बहुत पहले की बात है। अब बहुत सारा वो सोने चांदी का जेवर है। अगर वो खजाना हमें मिल जाए ना, तो समझ लो हम लोग दोनों की जिंदगी सुधर जाएगी। और रहा उस प्रेतात्मा लड़की की बात, उसको तो मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चंदर कहने लगे क्या आप हैंडल कर लोगे? क्या आप तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, या फिर आप क्या हो? नौजवान हंस के कहने लगा कि ऐसा ही समझ लो, मैं हूँ तंत्र मंत्र का जानकार भी हूँ, हाँ मैं रसायन शास्त्र का अब ज्ञाता भी हूँ, जानकारी रखता हूँ। ये दोनों चीज़ों से मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ कि भूत प्रेत हमारे पास नहीं आ सकता। अब एक तरह से चंदर जी उस नौजवान को देखते रह जाते हैं कि भाई जब तुम सब कुछ जानते हो तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते हो? तुम ही जाओ, उस प्रेतात्मा लड़की को पकड़ो और उससे सब कुछ उगलवा लो। नौजवान हंसने लगता है और कहता है मैंने कोशिश किया था, मैं एक बार खुद उस मकान को किराए पर लिया था और मैंने कोशिश किया था, लेकिन उस आत्मा को लग गया था कि मैं एक तांत्रिक हूँ, और फिर वो भाग गई थी, मेरे कब्जे में नहीं आई। अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं उसको ज़रूर पकड़ लेता और फिर मैं पूरा जानकारी ले लेता और मैं उस खजाने को पाल लेता। लेकिन उसको शायद कैसे पता लग गया कि जान गई कि मैं तंत्र मंत्र का जानकारी रखता हूँ, और इसलिए वो घर छोड़ करके वो उस टाइम भाग गई थी। चंदर बड़ा आश्चर्य से उस नौजवान की तरफ देख रहे थे। देखने में कहीं से तांत्रिक नहीं दिख रहा था। एक अब हैंडसम ऐसे नौजवान था और अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तांत्रिक वाला वेशभूषा तो था ही नहीं। ना तो उसके गले में ऐसा कोई माला दिख रहा था रुद्राक्ष का, ना कोई लाल कपड़ा बांधे हुए था, ना काला कपड़े पहने हुए था। ये कैसा तांत्रिक है भाई? अपने आप को
रसायन शास्त्र का जानकार भी बताता था। अब एक तरह से चंदर का दिमाग वो घुमा देता है। वो नौजवान जो है ना, चंदर को अपने बस में कर लेता है, दिमाग घुमा देता है। कहता है कि चंदर, जो भी जेवर मिलेगा उसमें हम आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे, और उस आत्मा से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आत्मा को मैं तुम्हारे जरिए मैं बिल्कुल शांत कर दूंगा, और मैं फिर पूछ लूंगा कि वो खजाना कहाँ पर है जो तुम्हारे शादी के लिए छुपा कर रखा हुआ था। वो आत्मा जरूर बताएगी। अब उसके बाद वो घर भी तुम्हारा, और आधा सोना जो भी धन है तुम्हारा होगा। अब सोच लो, तुम्हारे फायदे के लिए सौदा है। चंद्र जी का दिमाग घूम चुका था, और जो समझा रहा था नौजवान अब हामी भरते जा रहे थे। आखिरकार मजदूर को बुलाते हैं वो नौजवान, और कहते हैं भाई ये हमें मकान दे दो। सौदा हो जाता है बहुत कम बजट में, और एक टाइम रख करके और फिर जिसके पास में ये मकान था और प्रॉपर्टी थी, और उसको पैसा दे दिया जाता है। अब इसके बाद चंद्र जी जब उस नौजवान से पीछा छुड़ाते हैं, मतलब अपने घर जाते हैं, और तब सोच में डूब जाते हैं कि ये मैंने सौदा कर तो लिया, क्या मेरे साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? जो भी मेरा थोड़ा बहुत पैसा लगा है वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? रहा प्रेत आत्मा लड़की के बाद, तो कहीं मुझे, अब प्रेत आत्मा है, अब कुछ भी कर सकती है, कहीं मुझे उससे खतरा तो नहीं है। अब यही सोचते रहे, टाइम निकलता जा रहा था। आखिरकार एक मुहूर्त देख करके और फिर वो जो नौजवान था जो अपने आप को तांत्रिक कहता था, अब चंद्र के पास में आता है और कहता है कि तुम घर में शिफ्ट हो जाओ, सही मुहूर्त है, मैंने देख लिया है। अब इसके बाद हिम्मत करके चंद्र उस घर में जाते हैं। पहले ही दिन अब जो आसपास के लोग हैं ना, अब उस घर में आकर के अब एक तरह से देखने की कोशिश करते हैं, ये मकान कौन लिया, पता भी नहीं चला, ये तो भुतहा घर है। जो भी आता था चंद्र से कहता था, भैया सस्ते मकान लिया क्या? अरे हम लोग से पूछ लेते ना, ये मकान भूता है, इसमें प्रेतात्मा लड़की भटकती रहती है, देखना तुम भी एक दिन भाग जाओगे इस मकान को छोड़ छाड़ करके। चंद्र तो सब पता था, कहने लगे कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के लिया हूं, मैं कोई किसी आत्मा को नहीं मानता, ना मैं भूत प्रेत को मानता हूं। आप लोग अब हमारे दरवाजे से चले जाइए, हमें अब अकेले में रहने दीजिए। चंद्र अंदर से बड़ा हिम्मत रख रहे थे, लेकिन जब वो पड़ोसी आके समझाते हैं, बात करते हैं ना, तो उनका हिम्मत टूटने लगता है। मतलब यहाँ पर सबको पता था कि ये घर भुता है। अगर मैं यहाँ आकर के पता करता तो लोग बाग मुझे ये घर को बिल्कुल एकदम मालूम होने के बाद में ये कभी मुझे लेने नहीं देते। अब एक तरह से चंद्र अपने आप को उस वक्त के लिए कोस रहे थे कि मैं उस चाय की दुकान पर गया, वो नौजवान मिला, इसके बाद मेरी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई थी, जैसे मैं उसके बस में हो गया, और वही मैं करता रहा जो चाह रहा था। आखिरकार मैं इस घर में पहुंच गया। अगर मेरे साथ में कुछ हादसा हो गया तो क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा? शाम हो चुकी थी, और फिर वही नौजवान अपनी मोटरसाइकिल लेकर धड़धड़ाते हुए चंद्र के पास आ जाता है। घर में प्रवेश नहीं करता, दरवाजे से यह हॉर्न बजाता है, और तब चंद्र निकल के बाहर आते हैं। कहते हैं भैया आप अब यहाँ तक आए हो तो घर में आ जाओ। और तब चंद्र कहता है नहीं नहीं नहीं, घर में जाते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तुम आ जाओ बाहर और मेरे बाइक पर बैठो, हम कहीं चल करके अब इस घर से दूर जो भी बात करना है, जो कुछ तैयारी करनी है, हमें इस घर से दूरी करना पड़ेगा। आखिरकार अब एक सुनसान जगह पर नौजवान लेके जाता है चंद्र को बिठा करके, अब वहाँ पर अब सब कुछ बताने लगता है। कहता है कि देखो वो प्रेतात्मा लड़की रात को तुम्हारे पास में जरूर आएगी, और आज बिल्कुल पूर्णमासी की रात है, और उसमें ताकत भी आएगी, शक्ति भी होगी। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम डरना नहीं, जैसे मैं कह रहा हूं ना वैसे ही काम करना। अब फिर अपने पैंट के जेब से एक छोटी सी शीशी निकाल के देता है, उसमें ब्लू रंग का कोई दर्भ भरा हुआ था। जब वो शीशी देखते हैं चंद्र तो कहते हैं ये क्या है भाई? और तब नौजवान कहता है यही तो असली चीज है, ये अपने पास में छिपा कर रखना, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये केमिकल है, एक रसायन है, और ये रसायन तुम्हारे बहुत ही काम में आएगा।
जब वो प्रेतात्मा लड़की तुम्हारे पास में आए, तुम्हें बहलाने फुसलाने या फिर डराने के काम करे, तब इसको उसके ऊपर में डाल देना है। जैसे ही तुम डालोगे ना, चाहे वो किसी भेष में हो, चाहे बूढ़ी के रूप में हो, बूढ़ा के रूप में हो, वो कई रूप धारण कर सकती है। लेकिन जैसे ही तुम डालोगे ना इस द्रव्य को, इस केमिकल को, वो अपने असली रूप में आ जाएगी। कुछ घंटे के लिए बस तुम्हारे बस में हो जाएगी। जो तुम पूछोगे ना, उसका सही सही उत्तर देगी। तुम पूछ सकते हो उस खजाने के बारे में कि वो खजाना कहाँ है तुम्हारे घर में। बस ये जानकारी ले लो। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद वो आत्मा, उस जो केमिकल उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और उससे वो आज़ाद हो जाएगी। और फिर वो गायब हो जाएगी। लेकिन जब तक तुम सब कुछ पता कर सकते हो, जो भी उससे पूछना चाहते हो, वो तुम्हारे बिल्कुल बस में आ जाएगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम हिम्मत रखना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं। और बाकी मैं अगले दिन आऊँगा, और जो कुछ उसने बताया है मुझे तुम बता देना। अब इसके बाद तुम्हारा काम खत्म, मेरा काम शुरू हो जाएगा। और उस दौलत को, उस धन को, यानी उस जेवर को जहाँ होगा मैं ढूंढ के निकाल लूँगा। तुम चिंता मत करो, बस इतना छोटा सा काम कर दो। और आज मैं जानता हूँ, आज पूर्णमासी की रात है, वो आत्मा बिल्कुल तुम्हारे पास में आएगी। वो जानने की कोशिश करेगी कि कोई अब ऐसा ही व्यक्ति तो नहीं आया है जो उसको बस में करना चाहता हो, कुछ उससे कुछ काम करवाना चाहता हो, या फिर उसको बंधन में बांध करके उस घर से निकालने की कोशिश करने आया हो। कोई तांत्रिक तो नहीं है। अगर उसको मालूम हो गया कि कोई तांत्रिक है, तो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएगी। वो तुमसे दूर हो जाएगी। लेकिन वो तुम्हारे पास में आएगी, दूर से ही देखेगी, परखेगी, और उसको लग जाएगा कि तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, तो तुम्हारे पास वो जरूर किसी न किसी रूप में आएगी। तब ये केमिकल का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। चंदर को फिर उसी घर के पास में छोड़ जाता है, और फिर कहता है मैं अगली सुबह आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये तुम काम आसानी से कर लोगे। अब बिल्कुल तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। अब ऐसा क्या था चंदर के पास में कि वो आत्मा उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। चंदर घबराए हुए थे, लेकिन नौजवान उनको हिम्मत दे जाता है कि तुम डरोगे तो काम नहीं हो पाएगा, और तुम तो बस उसको बस में करना है, केमिकल डालना है, और फिर किसी भी रूप में हो, वो अपने असली रूप में आ जाएगी। और फिर अपने सवाल का अब जवाब पा सकते हो। अब इसके बाद चंदर तो समझ गए थे कि आज परीक्षा की घड़ी है, आज ये काम तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत जुटा रहे थे, लेकिन हिम्मत पस्त होता जा रहा था। उनको लगा कि ऐसे तो काम हो नहीं पाएगा। कभी कभी ड्रिंक भी करते थे। उन्होंने सोचा कि चलो आज ड्रिंक लेके आते हैं, शायद उससे मुझे कुछ हौसला मिल जाए, शक्ति आ जाए, पावर बढ़ जाए, डर ना लगे। मामला प्रेत आत्मा का था। कौन भला इंसान ना डरे भाई। अब वो जानबूझ करके अब उस घर में थे जहाँ पर एक प्रेतात्मा थी, लालच में फंस गए थे। उस नौजवान तांत्रिक के लालच में फंस गए थे, और लालच की वजह से आज इस घर में मौजूद थे। और वो जो बोला था वो काम करना ही था। अब तो वो फंस चुके थे। आखिरकार बाजार जाते हैं, ड्रिंक लेके आते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, और फिर अपने घर में अब एक तरह से कैद हो जाते हैं। दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेते हैं। रात हो चुकी है। अब इंतज़ार, ड्रिंक करते हैं, अब फिर उनको थोड़ा बेहतर महसूस होता है, डर निकल जाता है। मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिर आखिर वो तो प्रेतात्मा है ना, मेरा क्या बिगाड़ लेगी भाई। अब उसका कोई अपना शरीर ही नहीं है, तो मुझे कैसे छू लेगी, क्या कर लेगी। ये केमिकल जो इस नौजवान ने दिया है, क्या ये काम कर पाएगा जैसा वो बता रहा था। यही सब अपने मन में तरह तरह का सवाल बुन रहे थे। अब वो उस पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये सचमुच ऐसा हो पाएगा? क्या आज के युग में भी प्रेतात्मा घर में होती है? तरह तरह का दिमाग में उनका सवाल था, लेकिन सवाल का जवाब अब उनको मिल नहीं रहा था। रात गहराती जा रही थी। अब वो बिस्तर पर अपना सो चुके थे। अच्छा खासा अब दारू पी रखे थे, और दारू का नशा चढ़ता है ना, तो नींद तो आता ही है। नींद में सो गए थे। वो केमिकल जो शीशी थी अपने पैंट के जेब में रख करके अब सोए हुए थे। अब इसके बाद
अपने होश हवास तो खो देते हैं, दारू के नशे में नींद आ जाती है। रात जो है ना घराती जाती है, आखिरकार आधी रात आती है। जब घर में सुगंध होने लगता है, तब कुछ हलचल होती है। तब उनकी आँख खुलती है। आँख खुलती है ना, तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत दूर खड़ी और उनको तरफ देख रही है। उसकी आंखें चमक रही है, देखने में काफ़ी बूढ़ी लग रही है। जब उस बूढ़ी आत्मा को देखते हैं तो डर जाते हैं। अरे ये तो बूढ़ी आत्मा है। अब जैसा उन्होंने कहानी सुना था कि इस घर में 3 लोग थे, एक बूढ़ा बूढ़ी और एक जवान लड़की। शायद वो जवान लड़की की माँ है। डर जाते हैं लेकिन हौसला रखते हैं। लेकिन वो बूढ़ी उनके पास में नहीं आती है, सीधा वहाँ से किचन की तरफ जाती है। फिर किचन में कुछ खड़बड़ खड़बड़ करने की आवाज़ आती है। जो नौजवान बताया था कि देखो आज पूर्णमासी की रात है, आज नहीं तो फिर टाइम लगेगा। क्या पता तब तक वो प्रेतात्मा को भनक मिल जाए कि तुम भी एक तांत्रिक का हिस्सा हो, फिर तुम्हारे पास में नहीं आएगी। आज ही मौका है इस काम करने को। आखिरकार हिम्मत जुटाते हैं चंदर, अपने बिस्तर से उठते हैं। हालांकि उस प्रेतात्मा ने, बूढ़ी औरत ने उनकी तरफ देखा था जरूर, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना उनके पास में आई। सीधा वहाँ से किचन की तरफ बढ़ गई थी। धीरे धीरे चंदर भी अब वो शीशी अपने हाथ में निकाल कर रख लेते हैं और धीरे धीरे अपने पग बढ़ाते हुए किचन की तरफ जाते हैं। देख करके हैरानी होती है कि वही बूढ़ी औरत किचन में कुछ कर रही थी। बर्तन इधर से उधर कुछ सेट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे लग रहा था कि वो उसी का घर है। अब बड़े आराम से, इत्मीनान से बर्तन को साफ भी कर रही थी और फिर सजा के रख रही थी। चंदर देखती जा रही थी। अब मन में कई तरह का ख्याल आ रहा था कि ये केमिकल डालता हूँ और इसके बाद अगर असर नहीं करेगा तो ये प्रेतात्मा लड़की तो, ये तो बूढ़ी अम्मा है, प्रेतात्मा लड़की की माँ है, ये मुझे छोड़ेगी नहीं। डर जाते हैं। मन में कई तरह का सवाल आता है कि छोड़ो यार, इस झंझट से हम मुक्ति पाते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। जान है तो जहान है। और वो कोशिश भी कर लेते हैं। धीरे धीरे मेन दरवाजे पर आ जाते हैं। और जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं ना, सिटेकनी तो अंदर से खोल लेते हैं, लेकिन बाहर से दरवाज़ा जैसे किसी ने बंद कर रखा हो। दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। अचानक घबरा जाते हैं। अभी तक वो बूढ़ी औरत किचन में वैसे ही बर्तन को साफ कर रही थी, एक कपड़ा लेकर के चमकाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो बर्तन को सजा के रखती जा रही थी, जैसे उसका किचन हो, इस घर का वही मालकिन हो। अब मन में कई तरह का डर, दरवाज़ा नहीं खुलता है तो चंदर और घबरा जाते हैं। अरे ये बाहर से किसने बंद कर दिया? जरूर ये बाहर लोगों का शरारत होगा। ऐसे ही लोग हैं यहाँ के। वो तो मुझे उसी शाम कहने लगे कि ये भूतिया घर है। शायद इसी वजह से शायद वो बाहर से सांकल लगा दिए हैं। मन में डर तो जरूर लगा था, लेकिन सोचने लगे कि अब तो मैं अंदर फंस ही चुका हूँ, तब क्यों ना एक बार केमिकल को मैं ट्रायल करूँ। शायद हो सकता है जैसा नौजवान कह रहा था तांत्रिक, ऐसा काम बन जाए। और आखिरकार सही फैसला लेते हैं। अब वहाँ से फिर किचन की तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल बिना शोर किए हुए। तब तक जो औरत थी अपने काम में लगी हुई थी। अब उसको मालूम भी नहीं था कि पीछे मेरा कौन आके खड़ा हो गया। अब वही केमिकल का ढक्कन खोलते हैं शीशी का। अब पूरा का पूरा शीशी अब उस बूढ़ी औरत के ऊपर में डाल देते हैं। जैसे ही डालते हैं ना, वो जैसे बेचैन हो जाती है। और जैसे जैसे चक्कर घिन्नी होता है ना, वैसे ही घूमने लगती है, तड़पने लगती है। वो जोर जोर से आवाज़ें करने लगती हैं। अब ये सब देख करके चंदर बड़ा खौफ में भर जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ ही देर तक चला। अब उसके बाद में उस जगह पर जो बूढ़ी औरत थी, वहाँ पर एक जवान सुंदर लड़की खड़ी हुई और चंद्र की तरफ देख रही थी। आंखें बड़ी बड़ी, जैसे चंद्र की तरफ ऐसा घूर रही है जैसे कभी इंसान को देखा नहीं हो। चंद्र ये सब जब देखते हैं कारनामा ना, तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे ये तो बूढ़ी औरत थी, देखो ये केमिकल का असर हुआ, ये नौजवान बन गई, यही प्रेतात्मा है। तब चंद्र कहते हैं कि मैडम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए
मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर मेरे आने का मकसद यही है। देखिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। आप मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। नौजवान लड़की जैसे चंदर के अब जाल में फंस चुकी थी। जैसे अब उन्होंने चंदर के इशारे को समझ रही थी, और जैसे चंदर ने अब एक माया जाल अब डाल दिया है। केमिकल का असर था कि बस चंदर के मोह में फंसी हुई थी। जैसे ही इशारा करते हैं चंदर और आगे आगे चलते हैं, और फिर वो बेडरूम में आ जाती है। चंदर बैठ जाते हैं और लड़की आगे खड़ी हो जाती है। चंदर कहते हैं, मैडम आप बैठ जाइए आराम से। मैं समझता हूँ कि आप एक प्रेतात्मा हैं। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब सही सही दीजिएगा। और फिर इसके बाद में चंदर अंदर से तो डरे होते हैं, अगर ये प्रेतात्मा लड़की कुछ मेरे साथ में बुरा ना करते। डर तो लगता था, लेकिन नौजवान ने कहा था, तांत्रिक ने, कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी और तुम बिल्कुल नहीं मत डरना। और तब वही सवाल दोहराते हैं जो तांत्रिक ने बताया था कि मैडम, वो खजाना कहाँ है जो आपकी शादी के लिए सब आपके माता पिता ने जेवर बनवाया था, काफ़ी सारा जेवर, वो आपने कहाँ छुपा के रखा है? और जहाँ तक मुझे मालूम है कि जेवर के साथ में बहुत सारा रुपया पैसा भी आपके माता पिता ने रखा था। वो खजाना किसी को मिला नहीं, ना आपके किसी रिश्तेदार को, और ना इस घर में कोई आ के रहा, उनको भी नहीं मिला। तो बस उस खजाने का पता बता दीजिए। अब इसके बाद आप आज़ाद हैं। आप जो चाहें आप घर में कर सकती हैं। मैं भी ये घर खाली करके चला जाऊंगा। बस मुझे अब उस खजाने का पता बता दीजिए। लड़की घूर करके देखती रहती है और फिर ऐसे ही बुदबुदाने लगती है कि हाँ, वो मेरे शादी का जेवर है, लेकिन मैं वो किसी को देना नहीं चाहती। वो मेरी आखिरी निशानी है इसी घर में, लेकिन मैं देना नहीं चाहती। लेकिन तुम क्यों मांग रहे हो? तुम क्यों मांग रहे हो? वो बुदबुदाती जा रही थी। चंदर कह रहे थे कि बस एक बार आप बता दीजिए कि वो कहाँ पर है, और फिर मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा इस घर में। आप इस घर में आराम से रह सकती हैं। आप मुझ पर यकीन कीजिएगा, मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। और तब वो बुदबुदाती रहती है और कहती है, इसी पलंग के नीचे है, इसी पलंग के नीचे है, इसी पलंग के नीचे है। अब इसके बाद में चंद्र जी को समझ में आ जाता है कि ये तो पुराना पलंग है, इसी घर का है। इसी पलंग के नीचे में कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जो खजाने तक जाता होगा, या फिर यहाँ कोई ऐसा गड्ढा होगा जिसके अंदर में वो खजाना रखा होगा। आप तो जान तो गए थे। अब इसके बाद मन ही मन बड़ा खुश हो गए कि चलो, अब तो इस लड़की ने खजाने का पता बता दिया, मेरा काम खत्म हो गया। सुबह होते ही मैं इस घर से निकल जाऊंगा और उस तांत्रिक का इंतज़ार करूंगा और फिर बता दूंगा। और फिर उसका काम है, खजाना निकालेगा और मुझे भी आधा हिस्सा दे देगा। मैं भी खुश और वो भी खुश। और फिर मैं खजाने को बेचूंगा और फिर अपने लिए बहुत बढ़िया घर खरीद लूँगा। मन में सारा कुछ प्रोग्राम बना चुके थे, लेकिन वो जो लड़की थी ना, बिल्कुल शांत भाव से खड़ी हुई थी। बिल्कुल जहाँ खड़ी थी वहाँ से हिल डुल नहीं रही थी। मतलब वो केमिकल का असर अब उस पर दिख रहा था। और तब दया सी आने लगी चंदर को कि आखिरकार है तो लड़की ना। और तब कहते हैं कि देखिए, कब तक खड़ी रहेंगी? अब यहाँ पर देखिए, ये सोफ़ा है ना, आप इस पर आराम कर लीजिए, आप लेट जाइए, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो कहना भी मानती है और वो सोफे पर जा कर के अब लेट भी जाती है। इधर चंदर बड़ा खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि अब खजाना तो मिल ही गया। पलंग बहुत भारी था, वो अकेले तो खिसका भी नहीं सकते थे। आखिरकार सुबह के इंतजार करने लगे और इसके बाद में अब उनको नींद लग जाती है। और जब दरवाज़ा कोई खटखटा रहा होता ना, तब उनकी आँख खुलती है। जैसे ही आँख खुलती है, सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं सोफा पर। अरे प्रेतात्मा लड़की कहाँ है? चली गई, सुबह हो गया। तब दरवाजे पर आवाज़ आती है, चंदर चंदर, दरवाज़ा खोलो। और वो आवाज़ को पहचान चुके थे, ये तो वही तांत्रिक लड़का था। अब फिर भागते हुए जाते हैं, दरवाज़ा अंदर से खोल देते हैं। लास्ट में उन्होंने कुंडी लगा रखी थी कि कोई बाहर से दरवाज़ा खोल दे तो हमारे घर में चोरी ना हो पाए।
आखिरकार तांत्रिक लड़का पहली बार घर में प्रवेश करता है और कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम अपना काम कर चुके हो। चंदर बड़ा अब एक तरह से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं कि आपको कैसे पता। कहने लगे कि बस मुझे किसी ने खबर दे दिया कि तुम अपना काम बखूबी कर दियो। अब तुम जाओ इस घर से, बाकी काम मेरा है। अब मैं इस काम को बखूबी कर लूँगा। लेकिन चंद्र कहने लगे नहीं भाई, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए और फिर मैं इस घर से निकल जाऊँगा। और तब वो तांत्रिक कहने लगा ये घर तो तुम रखना, जैसे मैंने बोला था इस घर को मैं क्या करूँगा। इस घर में तो कोई किराएदार भी रहने का राजी नहीं, तो मैं इस घर को क्या करूँगा। ये घर तुम अपने पास में रखना। हाँ हाँ, मैं वचन का बिल्कुल पक्का इंसान हूँ, लेकिन इस काम में मुझे एक एक दिन एक रात लगेगा। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जो भी धन मिलेगा उसमें आधा हिस्सा तुम्हें जरूर दूंगा। इसके बाद चंदर उस घर से निकलते हैं। अब इंतजार के अलावा क्या बचा था। अब उस घर में उस तांत्रिक ने कैसे निकाला खजाना कहाँ था, अब ये चंदर को बिल्कुल पता नहीं था। आखिरकार एक दिन एक रात के बाद इंतजार के बाद में वो जो तांत्रिक लड़का होता है, जवान लड़का, अपने वादे निभाता है। चंदर के घर पहुंचता है और चंदर को दिखाता है कि देखो ये हमने पाया, इसमें आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा मेरा है। चाहे तो तुम इसको बेच भी सकते हो और चाहे अपने शादी के लिए रख भी सकते हो। चंदर उस जेवर को देखते हैं ना, तो उस जेवर के अंदर में उसी प्रेतात्मा लड़की का अब चेहरा नजर आता है। सब कुछ उनको कहानी पता लग जाता है और कहते हैं कि नहीं भाई, ये पूरा का पूरा जेवर आप रख लो। लड़का कहता है हंसते हुए कि मुझे ऐसा ही लगा था कि तुम ऐसा ही करोगे, तुम डर जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, इसका भी दूसरा उपाय मेरे पास में है। और फिर अपने बैग में से नोटों का गड्डी निकालता है और कहता है भाई, ये है तुम्हारा इस धन का कीमत। मुझे मालूम था कि इस जेवर को देख कर तुम्हें डर लगेगा कि कहीं वो प्रेतात्मा लड़की इस सोने के जेवर में तो नहीं बैठी हुई। अब डरना लाजमी है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। और तब चंदर वो पैसा ले लेते हैं। आप फिर कहते हैं भैया, क्या मैं उस घर में रह सकता हूँ। तब वो तांत्रिक कहता है कि घर तुम्हारा है, जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की तुम्हें जान चुकी है, तुम उससे दोस्ती करो और आराम से उस घर में रह सकते हो, लेकिन ख्याल रहे उसके साथ में कभी छेड़छाड़ मत करना और ना उसको कभी बुरी नज़र से देखने की कोशिश करना। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, तुम उसके साथ में घर में आराम से रह सकते हो और वो तुम्हें जरा भी कोई तकलीफ नहीं देगी जब तक तुम्हारे इरादे नेक हो। अगर उसको लग गया कि तुम्हारा इरादा सही नहीं है तो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। चंदर ये बात सुनकर के अब थोड़ा डरे तो जरूर थे, लेकिन सोचने लगे कि मेरे मन में ऐसा कोई पाप ही नहीं है, तो मैं भला क्यों डरूंगा। आखिरकार अपने घर में पहुंचते हैं, लेकिन वो जो प्रेतात्मा है ना, उसके बाद उस घर में चंदर को कभी नजर नहीं आती है। काफी दिन हो चुका था। चंदर डरे होते रहते थे उस घर में कि कभी न कभी आएगी, अमावस की रात को आएगी, फिर पूर्णमासी की रात को आएगी। ना तो अमावस की रात को आती है और ना फिर वो पूर्णमासी की रात को आती है। और तब उनको एहसास होने लगता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था। वो प्रेतात्मा मैंने जो सोचा था मैंने बिल्कुल सही किया। अगर मैं उस जेवर को ले लेता ना, तो प्रेतात्मा लड़की उसी में होती, उसका अंश उसी में था और तभी तो इस घर में दिखाई नहीं देती है। इसके बाद वो घर बिल्कुल आज़ाद हो चुका था। मतलब उसी जेवर के अंदर में उसकी आत्मा वास करती थी और जो वो तांत्रिक लेके गया था। अब तांत्रिक उस जेवर को क्या किया नहीं किया, अब चंद्र जी को कुछ मालूम नहीं। और आखिरकार उसी घर में आज भी चंद्र जी रहते हैं। और उसके बाद कभी भी उस आत्मा को उन्होंने उस घर में, या तो बूढ़ी औरत को या उस बूढ़े बाबा को जो पिता थे उस आत्मा के, या फिर उस नौजवान लड़की को कभी अपने घर में नहीं देखे थे। अब तो उनका परिवार पूरा का पूरा बसा हुआ उसी घर में। तो दोस्तों, ये थी चंद्र जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे
इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा और हाइप वाले बटन को एक बार ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।